हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 8 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे काम के हैं या प्रीलिम्स के हिसाब से कौन से पॉइंट्स निकलते हैं। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए निकलते हैं। लगभग 1 साल यहाँ पर हो जाएगा कुछ समय में, जब ये सारी वीडियोज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। पिछले 1 साल की वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगी। सब प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल आप लोगों के सामने आता है वो आता है मीट सब्स्टिट्यूट का। देखो जी, एक आपका जो है मीट, ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो मीट कंज्यूम करते हैं। रूमिनेंट मीट इसको हम यहाँ पर कहते हैं। और ये मीट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है प्रोटीन का। ओके, तो इससे ह्यूमन बीइंग को प्रोटीन मिलता है, तो इसीलिए वो इसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन हम मीट फॉर एवर कंज्यूम नहीं कर सकते। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। ओके, क्योंकि लाइव स्टॉक जो प्रोडक्शन है वो कुछ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर डालता है। जैसे डिफॉरेस्टेशन। आप समझो कि एनिमल्स वगैरह हैं, उनको उनको भी तो फीड चाहिए। तो उसके लिए जो आपके पास्चर लैंड्स हैं, ग्रास लैंड्स हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म होते चले जाएंगे, जिससे डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन की जैसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा लाइव स्टॉक इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस लाइक मीथेन। ओके, तो लाइव स्टॉक से मीथेन नाम की ग्रीन हाउस गैस भी निकलती है। साथ ही साथ वाटर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन बढ़ेगी। और उसके अलावा यूट्रोफिकेशन जैसी और भी समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि उसके लिए आपको एग्रीकल्चर वगैरह ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा फीड चाहिए। ठीक है, आपने सुना होगा चारे वगैरह की कमी भी पड़ जाती है। ओके, तो फीडर की शॉर्टेज वगैरह ना, उसके लिए एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी और उसमें आपको न्यूट्रिएंट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, जिससे यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम भी आएंगी। इसके अलावा 70 तमाम प्रॉब्लम्स हैं, बट यहाँ पर इतना समझो कि प्रॉब्लम्स तो हैं। ओके, तो प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हम इसको रूमिनेंट मीट को सस्टेन नहीं रख सकते, ज़्यादा लंबे समय तक हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओके, नेचुरली रूप में। तो इसके लिए हम जो है वो 3 तरीके के हमारे पास तरीके हैं, मतलब 3 तरीके हमारे पास मौजूद हैं, जिसकी मदद से हम रूमिनेंट मीट को कंज्यूम ना करके उसके जैसे ही मीट को कंज्यूम करेंगे। अब ये 3 तरीके कौन से हैं? सबसे पहला है प्लांट बेस्ड मीट, मतलब प्लांट प्रोटीन का यूज़ करके आप मीट को बनाओ। उसका टेस्ट वगैरह सब कुछ मीट की तरह रहेगा, लेकिन वो हेल्दी भी होगा और उसमें आपको ये जो ऊपर के कंडीशंस हैं ये देखने के लिए नहीं मिलेंगी। दूसरा है एनिमल सेल, यानी कि कल्चर्ड मीट। कल्चर्ड मीट में आप एनिमल सेल को ही लेबोरेटरी में कल्चर करते हो, उसको आप बेसिकली प्रोड्यूस करते हो। मीट को लैब के अंदर प्रोड्यूस इस तरीके से किया जाता है, कल्चर्ड इसको यहाँ पर कहते हैं। और ये वेरी एक्सपेंसिव है, क्योंकि लैब के अंदर सारे काम हो रहे हैं। याद रखना, जो आपकी प्लांट बेस्ड जो मीट है उसके अंदर आप किसी भी तरीके से एनिमल प्रोटीन का यूज़ नहीं करते, प्लांट प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। जबकि कल्चर्ड मीट के अंदर एनिमल सेल्स यानी एनिमल प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। अब जो तीसरी यहाँ पर स्टडी हुई, ये वाली जो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ये तीसरी स्टडी आपको बताती है फर्मेंटेशन ड्राइव्ड माइक्रोबियल प्रोटीन के बारे में। इसका भी टेस्ट बिल्कुल मीट की तरह भी होता है, और इसमें भी बेसिकली आप देखो कि एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं है, लेकिन मीट की तरह टेस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये टर्म न्यूज़ के अंदर आई, बेसिकली जो स्टडी हुई है वो इसी चीज़ के ऊपर हुई है कि अब हमें 3 सब्स्टिट्यूट मिल गए मीट के। ये पहले से ही चल रहा था प्लांट बेस्ड, दूसरा भी पहले से ही चल रहा था, ये तीसरा अब निकल करके आया, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन ड्राइव्ड माइक्रोबियल प्रोटीन, एमपी आप इसको माइक्रोबियल प्रोटीन को कहते हो। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी ये जो रूमिनेंट मीट है इसको ना कंज्यूम करने के लिए एक तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। और इसके अंदर जो हम न्यूट्रिएंट प्रोटीन रिच बायोमास है उसके साथ मीट लाइक टेक्सचर को मिलाएंगे, माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ माइक्रोबियल प्रोटीन, माइक्रोब्स का यूज़ किया जाएगा लाइक फंजाई वगैरह। और इसके अंदर जो प्रोसेस होगी वो होगी फर्मेंटेशन की, जैसे ब्रेड वगैरह आप बनाते हो या बियर वगैरह बनाते हो, उसी तरीके की प्रोसेस फर्मेंटेशन की। उसके द्वारा हम यहाँ पर आपका जो माइक्रोबियल प्रोटीन है उसको जो है वो तैयार करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसका जो जर्नल है बेसिकली ये द नेचर में प्रकाशित हुई, ये पूरी की पूरी स्टडी। वो जर्नल वहाँ पर $50 का अवेलेबल करा रहे हैं द नेचर वाले। ठीक है, आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब हमारा काम है। ठीक है, ये सब इग्नोर मारो इधर। आप बस ये समझो कि दिस इज़ अ माइक्रोबियल प्रोटीन जो कि यहाँ पर डेवलप हुई है। तो स्पेसिफिक कल्चर से जैसे बियर और ब्रेड बनाते हो उसी तरीके की प्रोसेस यहाँ पर होती है। शुगर वगैरह का यूज़ किया जाता है, शुगर पर जो माइक्रोब्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है और वेरी प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं, जिनका टेस्ट जो है बिल्कुल सेम होता है मीट की तरह, आपको फील भी बिल्कुल मीट की तरह भी होगा और न्यूट्रिशियस भी रेड मीट की तरह ही होता है, सेम क्वालिटीज़ रहेंगी। और इसको जो है वो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने माइक्रोबियल प्रोटीन मीट अल्टरनेटिव के रूप में सेफ भी बताया है। सन 2002 में ही इस चीज़ को सेफ भी बताया था कि दिस मीट जो आपकी माइक्रोबियल प्रोटीन होती है ये सेफ होती है। ओके, तो ये चीज़ें निकल कर कहीं आप देख सकते हो कि माइक्रोबियल प्रोटीन जो है उसके लिए सिंपल सी बात है कि जो रूमिनेंट मीट है उसकी तुलना में कम एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उतना फीड और ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब लेबोरेटरी वगैरह में या फर्मेंटेशन यूनिट्स में ये सब काम यहाँ पर हो जाएगा।
आप देख सकते हो कि अगर हम रूमिनेंट बीफ को 20% माइक्रोबियल प्रोटीन से रिप्लेस कर दें, सारी बातों को ध्यान से सुनो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इग्नोर नहीं मार सकते। ओके, अगर हम रूमिनेंट मीट को सिर्फ 20% रिप्लेस कर दें माइक्रोबियल प्रोटीन से, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मीथेन इमिशन इतने हैं, ठीक है, लगभग 10% तक कम यहाँ पर हो जाएंगे। अगर हम 80% तक रिप्लेस कर दें तो आप देखो मीथेन इमिशन लगभग 30-35% तक कम यहाँ पर हो जाएंगे। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही CO2 के इमिशंस आप देखो 50% से ज़्यादा कम किए जा सकते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर से ओनली। ओके, डिफॉरेस्टेशन भी यहाँ पर कम किया जा सकता है अगर हम 20%, 50%, 80% तक रिप्लेस करते हैं तो। वाटर यूज़ भी यहाँ पर आपका रिड्यूस किया जा सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के इमिशन है, ये सब कम किए जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी देख सकते हो आप परसेंटेज ऑफ बीफ जो हम सब्सटीट्यूट करेंगे माइक्रोबियल प्रोटीन से, अगर हमने 20% सब्सटीट्यूट किया तो आप देख सकते हो दिस ब्लू कलर की जो जो आपकी यहाँ पर रेड कलर की जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है, ये दिखाती है डिफॉरेस्टेशन को। डिफॉरेस्टेशन जो है वो लगभग 60% कम किया जा सकता है। अगर आपने 50% रिड्यूस कर दिया तो ये आपका लगभग 80% कम किया जा सकता है डिफॉरेस्टेशन की कंडीशंस, और इसी तरीके से आगे भी है। तो वाटर यूज़ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, आपके नाइट्रस ऑक्साइड के इमिशंस हैं, CH4 के इमिशंस हैं, CO2 के इमिशंस हैं, सबका ग्राफ नीचे जाएगा अगर आपने सब्सटीट्यूट किया। यानी रूमिनेंट मीट को कंज्यूम ना करके आप ये जो आपके अलग अलग तरीके के 3 मेथड निकल के आए, प्लांट बेस्ड मीट, कल्चर मीट और फर्मेंटेशन ड्राइव्ड माइक्रोबियल प्रोटीन, इनका यूज़ करते हैं तो ये सिचुएशंस देखने के लिए मिलेंगी। दिस इज़ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। ओके, तो यही बताया कि अगर आप मीट सब्सटीट्यूट का यूज़ करते हैं, तो अगर आप सिर्फ 20% ही मीट सब्सटीट्यूट करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो कम किया जा सकता है, ग्लोबल कार्बन इमिशन कम किए जा सकते हैं, और यही चीज़ें आपको निकल करके आएंगी। बाकी आप इस आर्टिकल से ना पढ़ो, ये मैंने स्लाइड यहाँ पर बनाई है बैठ के, तो आप इनको देख सकते हो और इसी से ही आप लाभ उठा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल आता है, आपको पता है मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया पिछली वीडियो में कि पिग हार्ट ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया गया था, जिसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और ये जो बंदा था जिसको ये सब किया गया उसकी डेथ यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो 2 महीने के बाद उनकी डेथ हुई। अब उनकी डेथ के ऊपर स्टडीज़ चल रही हैं। पिछली बार पता चला कि ये अल्फा गल नाम का कोई मॉलिक्यूल है, इसके बारे में हमने पढ़ा, दिस अल्फा गल सिंड्रोम के बारे में, कि ये भी एक कारण हो सकता है। अब यहाँ पर एक नई स्टडी हुई, इसमें बताया कि पोर्साइन वायरस जो था वो पिग के हार्ट में था, और जब हमने उसको ट्रांसप्लांट किया तो वो वहाँ पर आपका शिफ्ट हो गया। ओके, जिसकी वजह से जो बंदा था जिनका ये फ़ोटो है, ठीक है, इनकी डेथ यहाँ पर हो गई। ओके, तो ये चीज़ें हैं, इनका नाम यहाँ पर याद रखना, डेविड बेनेट। ओके, तो इनके बारे में बेसिकली ये है। तो पोर्साइन वायरस के बारे में बताया, इन्होंने कहा कि जो जीनो ट्रांसप्लांटेशन है इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो हम हार्ट वगैरह यहाँ पर लगा रहे हैं वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में रेजिलियंस होगा भी या नहीं, मतलब ह्यूमन इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर भी पाएगा या नहीं भी कर पाएगा, क्योंकि आपका जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वो अटैक करेगा, कोई भी फॉरेन सेल यहाँ पर आएगी और पूरा का पूरा जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है या टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अब इन्होंने यहाँ पर इसको डाला, इन्होंने कई सारे जीन भी मॉडिफाई किए, मैंने बताया ना, ये सारे जीन एडिटिंग यहाँ पर इसके बाद की गई, तभी यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया गया। ओके, तो ये सब काम करने के बाद भी अब जो यहाँ पर पता लगा है कि भाई इनकी मौत कैसे हो गई, ठीक है, जब हमने इतने सारे जीन वगैरह एडिटिंग करे थे तब पता चला कि एक पोर्साइन वायरस जो है वो ट्रांसप्लांट हो गया, इन्फेक्ट हो गए वो धोखे से, जिसका नाम था फोर्सिन साइटोमेगलो वायरस। ओके, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, बट ठीक है, स्टडीज़ हो रही हैं, पता होना चाहिए। ओके, तो इसकी वजह से उनकी डेथ जो है वो यहाँ पर हुई। आर्टिकल सिर्फ इतना सा ही था, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, ये किस तरीके से काम हुआ, और हमने अल्फा गल सिंड्रोम के बारे में भी पहले पढ़ लिया, हमने रेड मीट एलर्जी के बारे में भी जस्ट 1 मई को पढ़ा। ओके, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 7 दिन पहले की वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ पल्सार। तो इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है? इस आर्टिकल में कुछ नहीं बताया जा रहा। हम पहले एक डिस्टेंस गैलेक्सी को सोचते थे कि भाई वो एक गैलेक्सी है, लेकिन बाद में पता चला वो पल्सार निकला। तो ऐसी तो सब स्टडीज़ यहाँ पर होती ही रहती हैं, आपको इसके अंदर नहीं जाना, आपको इसके बारे में कुछ और नहीं जानना, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि पल्सार क्या है। जब से वीडियोज़ बनानी शुरू की हैं तब से लगभग पल्सार को कई बार पढ़ा चुके हैं। पल्सार है, मैग्नेटार है, न्यूट्रॉन स्टार हैं, सुपरनोवाज हैं, वाइट ड्वार्फ हैं, रेड जायंट हैं, ब्लैक होल्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, मैसियर हैं, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उससे कवर कराई हैं रिलेटेड। अब यहाँ पर पल्सार फिर से आ गया, तो आपके नोट्स में ये बना हुआ होना चाहिए पहले से ही। ओके, साइंस एंड टेक के जो नोट्स होंगे आपके, उसके अंदर पल्सार के बारे में लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर आपको इसके बारे में दिखाया गया है। बेसिकली जब एक स्टार अपने एंड लाइफ में होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन उसके अंदर यहाँ पर होता है, तो एक डेंस कोर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ये डेंस कोर जो है
वो कई सारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के थ्रू यहाँ पर गुजरता है और इसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। जब ये यहाँ पर इस तरीके से बन जाता है और ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, 10 से 30 किलोमीटर तक ही वाइड यहाँ पर होता है, लेकिन इसका जो मास है लगभग 3 गुना ज़्यादा भारी होता है सूरज की तुलना में। ओके, तो इन जो न्यूट्रॉन स्टार इनकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है और इनके अंदर स्पिन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार देखने के लिए मिलते हैं, इनमें से एक आता है मैग्नेटार, एक आता है पल्सार। तो जो मैग्नेटार यहाँ पर है, अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है, स्पिन उतना का उतना ही है, तो इसको मैग्नेटार कहते हैं। लेकिन अगर ये स्पिन बहुत ज़्यादा हो गया और ये मैग्नेट फील्ड जो है वो इतना का इतना ही है, तो उसको हम पल्सार कहते हैं। यानी कि पल्सार जो है वो बेसिकली स्पिन से रिलेटेड है और मैग्नेटार जो है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, लगभग न्यूट्रॉन स्टार की तुलना में 1000 गुना। आप समझो न्यूट्रॉन स्टार को भी यहाँ पर ये आपका पीछे छोड़ गया, इतने गुना इसका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रॉन स्टार हैं वो मैक्सिमम पल्सार का शेप ले लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतनी आसानी से इतना गुना नहीं हो पाता। लगभग 30 मैग्नेटार हैं, आप देख सकते हो, लगभग 3000 के करीब जो है वो पल्सार्स हमारे पास मौजूद हैं। याद रखना, पल्सार में जो है वो दोनों तरफ से बीम यहाँ पर निकलती है और बीम जो है वो बिल्कुल रोटेशनल एक्सिस की तरफ नहीं होती, ये उसके चारों तरफ इस तरीके से मूव करती है। ओके, ये रोटेशन की एक्सिस है, तो बीम इस तरीके से आपकी यहाँ पर मूव करती है। तो मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटार है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा और पल्सार है तो उसके अंदर स्पिन ज़्यादा होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैग्नेटार है तो उसके अंदर स्पिन नहीं होगा, बिल्कुल स्पिन होगा, न्यूट्रॉन स्टार के बराबर स्पिन होगा। और अगर पल्सार है तो उसके अंदर स्पिन तो न्यूट्रॉन स्टार से ज़्यादा होगा ही होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ही ज़्यादा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पल्सार जो है वो हाईली मैग्नेटाइज रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार यहाँ पर है। याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज़्यादा होता है और जो आपका स्पिन है वो तो होगा ही होगा, तभी तो उसको पल्सार यहाँ पर आप कहोगे। ओके, तो ये मैंने आपको कई बार बताया है और ये सब चीज़ें आपको निकल करके आनी चाहिए। और इसके अंदर से आपको बीम देखने के लिए मिलती है, बीम जो कि इसके दोनों पोल से यहाँ पर निकलती है। ओके, मैग्नेटिक पोल से। और ये बीम मतलब आप पल्सार को तभी डिटेक्ट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, जब ये बीम की जो डायरेक्शन है वो आपकी दिशा में हो। जैसे एक लाइट हाउस वर्क करता है ना, लाइट हाउस की भी आपको तभी दिखाई देगा जब उसकी जो रोशनी है वो आपकी तरफ को हो यहाँ पर। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर आपको ये तभी दिखाई देता है जब इस तरीके से आपकी तरफ को ही रोशनी हो। न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बताया, ये वेरी डेंस होते हैं, इनकी जो लाइफ है वो शॉर्ट होती है, रोटेशनल पीरियड्स भी रेगुलर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और इंटरवेल्स हैं, ये सब चीज़ें इग्नोर मारो। और अल्ट्रा हाई कॉस्मिक रेज हैं, भाई वो तो होंगी, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। अभी इतना डिस्कस करते हैं इसके बारे में। न्यूट्रॉन स्टार क्या है, जब स्टार अपनी एंड फॉर्म में पहुँच जाता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन वगैरह होते हैं, तो उसका जो कोर है वो बहुत ही डेंस हो जाता है, जिससे न्यूट्रॉन स्टार यहाँ पर बनते हैं। दो प्रॉपर्टीज़ याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड, पल्सार। अगर मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन, अगर स्पिन ज़्यादा हो गया तो पल्सार बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गया तो मैग्नेटार बनेगा। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन स्टार जो हैं वो पल्सार का शेप लेते हैं, ना कि मैग्नेटार का। अगर दोनों प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिल रही हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटार प्लस पल्सार। ये कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये निकल करके आया, जैसे पिछला 1 मई को पढ़ा था कि चाइनीज़ जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने एम्ब्रियोज वगैरह के अंदर जीनेटिक एडिटिंग की और उनके ऊपर एथिक्स रेगुलेशन की बात आई। ऐसे ही यहाँ पर हैं, रिस्की रिसर्च के ऊपर बात की गई है। यूएस की गवर्नमेंट से ये कहा गया है कि जो भी आप पैथोजेंस के अंदर बेसिकली चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, जेनेटिकली एडिटिंग कर रहे हैं, अब हर किसी के पास जेनेटिकली एडिटिंग टूल्स अवेलेबल हैं, तो पैथोजेंस के अंदर आसानी से चेंजिंग हो जाती है। तो जो भी आप चेंजेस यहाँ पर कर रहे हैं उससे पैथोजेंस जो हैं वो और ज़्यादा ट्रांसमिसेबल और डेडली यहाँ पर हो रहे हैं, तो कोई नया वायरस स्प्रेड ना हो। ओके, तो ऐसे सब रिस्क को रोकने के लिए आपको जो है वो गाइडलाइंस जो है वो इशू करनी पड़ेंगी, इशू क्लियर गाइडलाइंस, कि साइंटिस्ट वगैरह के लिए या जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए इस तरीके की गाइडलाइंस जो है वो जारी की जाएँ। तो ये सब चल रहा है, काम का नहीं, बट हाँ इथिक्स वगैरह के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ओमिक्रॉन सेवियर इन वायरस नेव अनवैक्सीनेटेड पीपल। तो वही इस आर्टिकल को इग्नोर मारेंगे। कोविड-19 में इतना ज़्यादा मत घुसो, ठीक है, वैसे ही वो हमारी ज़िंदगी में 3 साल से घुसा हुआ है। ओके, तो बस यही हैं चीज़ें और क्या, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा वेरिएंट के ही जितना बराबर है, मतलब जितना डेल्टा वेरिएंट खतरनाक था उतना ही खतरनाक ओमिक्रॉन भी यहाँ पर है। बस हमने लोगों को वैक्सीन कर दिया, उनके पास कुछ प्रायर इन्फेक्शन थे, प्रायर इन्फेक्शन मतलब पहले उन्हें इन्फेक्शन हुआ हो डेल्टा वेरिएंट से, तो अब उनके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो गई, अब वो ओमिक्रॉन से नहीं डरते, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रायर इन्फेक्शन। ओके, अब हमने वैक्सीनेट कर दिया, प्रायर इन्फेक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन जो है वो माइल्ड एपियर यहाँ पर हो रहा है, जबकि माइल्ड है नहीं, कंडीशन सेवियर ही होंगी अगर किसी को ओमिक्रॉन हो जाता है तो। ओके,
तो ये चीज़ आपको इतनी ध्यान में रखनी है। पूरी स्टडी का सार यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहो तो इस पूरी स्टडी को पढ़ लो या मत पढ़ो, एक ही बात रहती है, पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट यहाँ पर होगा। ओके, तो यही है, इन्होंने स्टडी की, इन्होंने देखा कि भाई जो इमरजेंसी के केसेस हैं कोविड-19 के वो किस तरीके से यहाँ पर बढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि जो डेल्टा ओमिक्रॉन वेरिएंट के इमरजेंसी के केसेस थे, एक्सपीरियंस थे, वो लगभग सेम ही यहाँ पर निकल करके आए हैं। ओके, और जो ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स था उसके चांसेस कम है क्योंकि उसको हमने वैक्सीनेट कर दिया और उसके अंदर प्रायर इन्फेक्शन भी यहाँ पर मौजूद थे और कुछ हद तक जो है वो नेचुरल इन्फेक्शन भी यहाँ पर था। ओके, तो ये चीज़ें हैं आपकी निकल करके आती हैं। ऑलराइट, आर्टिकल को इग्नोर कर सकते हो, कोई भी नई जानकारी यहाँ से नहीं निकलने वाली। ओके, तो अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जैसा कि हम हर बार करते हैं। ये आ गया अगला आर्टिकल, यहाँ पर लिखा हुआ है सरफेस टेंशन एट्स लेफ्ट राइट सिमेट्री। अब ये जो है वो बेसिकली फिजिक्स का आर्टिकल है। ओके, और डीप फिजिक्स की ज़रूरत है, बट दो टर्म्स निकल के आती हैं, एक है सोमाइट और एक है आपका स्कोलियोसिस। ओके, इन दोनों टर्म्स को हमें जानना है। पूरा आर्टिकल हमारे किसी भी काम का नहीं, यूपीएससी पर्पस से। हाँ, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता। ओके, यूपीएससी के हिसाब से आपको जस्ट सोमाइट का एक आइडिया होना चाहिए और दिस स्कोलियोसिस के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहा है। अब अगर हम बात करें सोमाइट्स की तो बेसिकली ये एक एम्ब्रोयो फिनोमिना है, भ्रूण का फिनोमिना है। जब ये देखने के लिए मिलेगा कि ये जो सोमाइट्स हैं ये आपको सिमेट्री प्रदान करते हैं। देखो, दो पॉइंट याद रखना सोमाइट्स के बारे में, एक तो ये एम्ब्रोयो के दौरान यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और ये जो है वो आपके शरीर में सिमेट्री प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका कोई भी मतलब ह्यूमन है, ठीक है, उसको अगर हम मिड से दो भागों में यहाँ पर डिवाइड करें तो इधर का एरिया प्लस इधर का एरिया दोनों इक्वल दिखेंगे। दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। ओके, और ये सिमेट्री जो प्रोवाइड होती है किसी भी मैमल को, ह्यूमन को, ये उसकी एम्ब्रोयो के दौरान यहाँ पर प्रोवाइड होती है। आप देख सकते हो दीज आर कॉल्ड एम्ब्रोयो, वो सोमाइट्स। ओके, तो ये सोमाइट यहाँ पर हो गए। आपको जस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए कि सोमाइट्स होते क्या हैं। अभी पूछ लेगा कि सोमाइट के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, 4 कथन देगा कि ये होते क्या हैं। ओके, 4 में से एक सही होगा तो आप जस्ट उसको बेस्ट को यहाँ पर चूज़ कीजिएगा जिसमें एम्ब्रोयो जैसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना वर्ड एसोसिएशन के जरिए क्वेश्चन को सोल्व करना। ओके, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, बाकी डिटेल में आपको नहीं जाना। दिस इज द डीप बायोलॉजी एंड डीप फिजिक्स। ओके, तो ये इस तरीके के जो सोमाइट्स हैं सिमेट्री प्रदान करने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। अब दूसरी चीज़ निकल करके आती है, व्हाट इज दिस स्कोलियोसिस। तो आपकी, मैंने बताया कि शरीर को अगर आप 20 से 2 भागों में तोड़ते हो तो इधर की संरचना प्लस इधर की संरचना बिल्कुल सेम होती है, लेकिन ये एक बीमारी है जिसका नाम है स्कोलियोसिस। दिस इज कॉल्ड डिजीज। इसमें आपका जो ये है आपका मेरू रज्जू जिसको कहते हैं, ओके, ये आपका बैंड हो जाता है और सिमेट्री जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो इस एंटी सिमेट्री को कहते हैं स्कोलियोसिस। इसका दूसरा नाम भी है, दिस इज कॉल्ड पुष्पा डिजीज। ठीक है, इसको पुष्पा डिजीज़ देख रहे हो ना, ठीक है, ये शोल्डर ऊपर है, तो ये आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि दिस इज स्कोलियोसिस। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए और सिमेट्री जो है वो इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हो कि सोमाइट्स जो हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये जो है सोमाइट्स हैं जो कि आपको सिमेट्री प्रदान करते हैं। दैट इज़ आर्टिकल एंड। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए था यहाँ से। उसके बाद आगे बात करते हैं और इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है ला नीना के बारे में। ये ज्योग्राफी का आर्टिकल है और सही है आर्टिकल, देख लेते हैं क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। देखो, ला नीना की कंडीशन होती है, ला नीना को कहते हैं इंडिया का फ्रेंड। क्यों? क्योंकि इंडिया में मॉनसून काफ़ी अच्छा रहता है ला नीना की वजह से। ओके, और विंटर की कंडीशंस भी अच्छी रहती हैं ला नीना की वजह से। मॉनसून अच्छा, एग्रीकल्चर अच्छी, प्रोडक्शन अच्छा, मज़ा ही मज़ा। ओके, तो ये ला नीना को हम इंडिया का फ्रेंड कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा होता है उसको कहते हैं अल नीनो, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, उसकी वजह से जो इंडिया का मॉनसून है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है और मॉनसून अच्छी नहीं होती, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर जाता है, इकोनॉमी वगैरह हर्ट होती है। तो ये कंडीशंस देखने के लिए मिलती हैं। अब ये दोनों जो हैं वो आपके पार्ट बन जाते हैं अल नीनो सदर्न ओसिलेशन का, ENSO का, जिसके 2 फेज़ हैं, एक है आपका अल नीनो, एक है आपका ला नीना। दोनों फिनोमिना अलग होते हैं। ज्योग्राफी की नोटबुक खोल के देखो, इनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ करके देखो। ला नीना जो है वो कोल्डर फेज़ होता है अल नीनो सदर ओसिलेशन का, और जो आपका अल नीनो है वो आपका वार्मर फेज़ होता है, वार्मर फिनोमिना होता है अल नीनो सदर्न ओसिलेशन का। और ये पूरी तरीके से जो पैसिफिक है, जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक और सेंट्रल पैसिफिक ओशन है, उसके अंदर के ये फिनोमिना है और हर्ट करते हैं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को। कुछ कंट्रीज़ में बेनिफिट पहुंचाते हैं, कुछ कंट्रीज़ में नुकसान भी यहाँ पर करते हैं। जैसे इंडिया में अगर ला नीना है तो फ़ायदा होगा और अगर अल नीनो है तो नुकसान होगा। तो ला नीना होने से फ़ायदा होना चाहिए था। पिछले 3 सालों से लगातार ला नीना की कंडीशन बनी हुई है पैसिफिक ओशन के अंदर, और अब कहा जा रहा है कि ला नीना जो इंडिया को फ़ायदा पहुँचाता अब नुकसान पहुँचा रहा है। ओके, कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो हीट वेव जनरेट हो रही हैं वो ला नीना के कारण ही यहाँ पर हो रही हैं। ये आर्टिकल के अंदर जो है वो बताया गया है। ओके, तो ये बेनिफिट करना चाहिए था बट बेनिफिट नहीं
राइट। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। दिस ईयर ला नीना को ब्लेम किया जा रहा है कि जो हीट वेव्स यहाँ पर मार्च अप्रैल में देखने के लिए मिल रही हैं नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में, इसमें ला नीना का एक बड़ा हाथ यहाँ पर है। ये अल नीनो ला नीना की कंडीशन है। मैं पूरा आर्टिकल नहीं समझा सकता, आपको पता है कि पूरा ला नीना अल नीना को समझने के लिए आपको जियोग्राफी डीप में समझनी पड़ेगी। अपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैं, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैं, सभी के बारे में समझना पड़ेगा। ओके, क्या होती हैं साइकिल्स, किस तरीके से अब फेलिंग होती है, किस तरीके से ओशियन करंट वर्क करती हैं, ये सब हम नहीं पढ़ा सकते अभी, आपको पता होना चाहिए। बट बेसिकली आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हम्बोल्ट करंट यहाँ पर बहती है, ट्रेड विंड के जरिए ये सब इधर जाता है, यहाँ रीजन में अपवेलिंग होती है जिसकी वजह से जो पेरुवियन और इक्वाडोर की कंट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, और यहाँ पर जो है फिर वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है इन द वेस्टर्न साइड, और वेस्टर्न साइड में एक्यूमुलेट होने के कारण यहाँ की जो थर्मोहेलाइन है वो ऊपर हो जाती है, यहाँ की जो थर्मोहेलाइन है वो ऊपर हो जाती है कहाँ की, ईस्ट कोस्ट की, जिसकी वजह से वहाँ पर अपवेलिंग और ये सिचुएशंस देखने के लिए मिलती हैं। फिर ये वाटर वापस जाता है जिसको काउंटर साइकिल कहते हैं। ओके, ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं। अभी आप रिवाइज करोगे ज्योग्राफी के नोट्स में तो चीज़ें क्लियर होंगी। बेसिकली आपको यहाँ इतना समझना है कि ला नीना इंडिया के लिए बेनिफिशियल था, अल नीनो इंडिया के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था। तो ला नीना जो बेनिफिशियल था अब क्यों हीट वेव का कारण यहाँ पर बनता चला जा रहा है। तो ये फिनोमिना है, पिछले 3 साल से लगभग देखने के लिए मिल रहा है कि ला नीना की कंडीशन बनी हुई है। ला नीना विंटर फेज है। देखो, ला नीना की वजह से इंडिया के ऊपर बेसिकली नॉर्थ साउथ प्रेशर पैटर्न क्रिएट हो जाते हैं। नॉर्थ साउथ प्रेशर पैटर्न का मतलब यह है कि कहीं पर लो पैटर्न, कहीं पर हाई पैटर्न, जिसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्ली विंड्स हैं, मिडिल ईस्ट से आने वाली विंड्स हैं, उन सब में डिफॉर्मिटीज़ या इरेगुलरिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। ओके, ला नीना अपने पीक पर होगा, फ़ायदा तभी होगा। अगर ला नीना अपने पीक पर नहीं है, ला नीना को बनने के लिए काफ़ी समय चाहिए, लेकिन पिछले 3 सालों से ज़्यादा समय नहीं मिल रहा क्योंकि लगातार कंडीशन परसिस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से ये अपने पीक पर नहीं पहुंच रहा। और जो आपकी हॉट वेस्टर्ली विंड्स आती हैं या मिडिल ईस्ट से जो हॉट एयर यहाँ पर आती है वो इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर बेसिकली हीट वेव्स क्रिएट यहाँ पर करती हैं। ओके, तो ये एक तो पैटर्न, ये चीज़ यहाँ पर निकल के आई। तो ये जो आपका नॉर्थ साउथ प्रेशर पैटर्न है ये आपका परसिस्ट कर रहा है इंडिया के ऊपर भी, तो जिससे जो है वो ला नीना की कंडीशन आप समझ रहे हैं ना, पिछले 3 साल से यहाँ पर ला नीना की कंडीशन देखने के लिए मिल रही है पैसिफिक के ऊपर, जिसकी वजह से लगातार ये नॉर्थ साउथ प्रेशर पैटर्न क्रिएट हो रहा है इंडिया के ऊपर। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा 1998-2000 में भी ऐसा ही यहाँ पर हुआ था। इन साइंटिस्ट ने इस बात को बताया, ये आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, वाइल लैंड टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया के ऊपर मार्च में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गया था, और वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस हैं या फिर मेडिटेरियन से जो मॉइस्चर आता है उसकी वजह से रेन इंडिया के अंदर होनी थी, वेस्टर्न इंडिया नॉर्थ इंडिया के ऊपर, वो भी यहाँ पर नहीं हुई। उसके पीछे भी कुछ कारण है। कारण ये है कि अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होनी है तो यूरोप यानी कि जो आपका मेडिटेरियन वाला रीजन है और जो इंडिया वाला रीजन है उनके बीच में जो लैटिट्यूड्स आ रहे हैं वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपकी बारिश होगी। लेकिन देखने के लिए मिल रहा है कि ला नीना की वजह से जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये एब्सेंट है, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिफरेंस जो है वो सारा का सारा जो वाटर है जो मेडिटेरियन से यहाँ पर उठाया है वो इंडिया की तरफ नहीं आ पाता और कोई रेन नहीं हो पाती। वीक विद द हार्डली एनी रेन, इसकी वजह से ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। ओके, तो ये कुछ सीज़न है, कुछ तरीके हैं। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ या कैसे हुआ, बट आपको पता होना चाहिए कि ला नीना इसके पीछे का एक कारण था जिसकी वजह से मार्च अप्रैल में इतनी भारी जो गर्मी है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली। तो ये आर्टिकल यहाँ पर एंड होता है। उसके बाद ये निकल करके आया ओमिक्रॉन लीनिएज वगैरह, नेक्स्ट वेव वगैरह, इन सबको इग्नोर करो, जब आएगी हाथों हाथ देखते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर एक ग्रुप का नाम दिया गया है जिसका नाम है फाइलोजेनेटिक असाइनमेंट ऑफ नेम्ड ग्लोबल आउटब्रेक, जिसका नाम है पेंगो नेटवर्क, और इसको इन शॉर्ट आप पेंगोलिन भी कहते हो। पेंगोलिन नेटवर्क है बेसिकली लीनिएज वगैरह जो है ये कोविड-19 के, इनका नामांकन करने के लिए ग्रुप यहाँ पर आपका तैयार है। ओके, तो इतना थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखो, बस बाकी पूरा आर्टिकल इग्नोर मार सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपकी वीडियो यहाँ पर एंड हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।